जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग अपनी नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हमने एक लेक्चर इसका इंडियन इकोनॉमी का दिया था और आज से ये शुरुआत हो रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्टार्टिंग है और ये टॉपिक जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ में जो आपका प्री एग्ज़ाम है, मेंस तो नहीं लेकिन प्री के लिए इसकी टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो उसी हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर एक बार देख लीजिएगा। ये आपका पहला चैप्टर है और इसमें हम लोग कुछ बेसिक आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, खास करके कि इकोनॉमी होती क्या है, अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। ठीक, जो अर्थशास्त्र है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है किसी देश की, किसी व्यक्ति की, किसी घर की इकोनॉमी को समझना और उस पर स्टडी करना। ठीक, तो देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था तो इकोनॉमिक्स का जो है एक क्रियाशील रूप है। जो वर्किंग, अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो इकोनॉमिक्स का तो वो क्या है, इकोनॉमी। अब बात ये आती है कि इकोनॉमी है क्या। देखिए, हर एक ऐसी गतिविधि जहां पर जो है अर्थ इन्वॉल्व हो, मनी इन्वॉल्व हो, वो सारी गतिविधि क्या है, उस सारी गतिविधि का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। दूसरी डिफिनीशन दीजिए। सपोज किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ संसाधन पाए जा रहे हैं। संसाधन कैसे भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हैं, मानव अगर है, स्किल्ड है तो मानव संसाधन भी एक है। अब उन संसाधनों का क्या करना है, उपयोग करना है। और उपयोग इस तरीके से करना है कि कोई भी वर्ग, कोई भी जनसंख्या उससे अछूती ना रहे। तो जो भी हमारे उत्पादन के साधन हैं उनका इष्टतम उपयोग करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, जिस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक, तो भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले या किसी देश के अंदर पाए जाने वाले दुर्लभ संसाधनों का उपयोग और उनका वितरण जिस परिप्रेक्ष्य में या जिस जो है थ्योरी के द्वारा किया जाता है, उसी थ्योरी का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक, अब अर्थशास्त्र का जो वर्किंग एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप। और अर्थशास्त्र क्या है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, हर एक ऐसी स्टेप, हर एक ऐसी गतिविधि जिसमें क्या हो, मुद्रा इन्वॉल्व हो, मुद्रा शामिल हो, वो सब क्या है, आर्थिक गतिविधि। इसी आर्थिक गतिविधि में, तो आर्थिक गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं भी लिख लीजिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी होती हैं, तो ये 5 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक, सेकेंडरी,
टर्शियरी तृतीयक, चतुष्कक क्वाटरनरी और पंचम क्वीनरी। ये जो गतिविधियां हैं, कैसे किसी को प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वार्टरी और क्वाइनरी में डिवाइड किया गया है, उसके लिए कुछ डिफिनीशंस हैं। डिफिनीशंस क्या हैं? प्राइमरी गतिविधि वो हैं जो उत्खनन या प्रकृति से सीधे मिलती हैं, जैसे उत्खनन हो गया, कृषि हो गया, जो रॉ मटेरियल के रूप में हमें डायरेक्ट मिले। और जब कृषि और उत्खनन, इसके एग्जाम्पल हैं मछली पालन, हमने डायरेक्ट क्या किया? प्रकृति से ले लिया। वन से डायरेक्ट लकड़ी ले लिया, वन से डायरेक्ट फल ले लिए। ये सब क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं। अब होता क्या है कि अगर अर्थव्यवस्था में, जिसको आप जीडीपी कहते हैं, अर्थव्यवस्था में अगर मैक्सिमम 50% से ज़्यादा लोग कृषि और उत्खनन कार्य में ही लगे हों, प्राइमरी सेक्टर में ही लगे हों, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी बोलते हैं, या कृषि अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तो यहीं पर लिख लीजिए कि जिस अर्थव्यवस्था में 50% से ज़्यादा योगदान प्राथमिक स्तर का होगा, प्राइमरी सेक्टर का होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय जब भारत आज़ाद हुआ तो कैसी अर्थव्यवस्था थी? कृषि अर्थव्यवस्था थी। प्राइमरी सेक्टर का योगदान 50% से ज़्यादा था। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी ये है कि ये जो उत्पाद मिले हमें प्राइमरी से, हमने खनन किया, कोयला मिल गया, फिर कोयला को इंडस्ट्री में ले गए, कोयला से हमने विद्युत बना ली, उस विद्युत से क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्री लगा लिए, उस इंडस्ट्री से क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, ठीक है। कृषि ले आए गेहूं, और वो करके उसको पीस करके आटा की पैकेजिंग करके आटा बेच रहे हैं। तो हमने क्या किया? विनिर्माण किया, फिर से उसका क्या कर दिया? निर्माण, प्रोसेस कर दिया। तो विनिर्माण गतिविधियां वो सेकेंडरी में आती हैं। प्रोसेसिंग, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सेकेंडरी का योगदान 50% से ज्यादा हो, उस अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश आज हैं, सब के सब क्या हैं? इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है। जर्मनी देख लीजिए, जापान देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लीजिए, ये सब क्या हैं? डेवलप्ड कंट्रीज। और उनमें देखिएगा इंडस्ट्रियलाइज्ड वो हैं, उनके प्रोडक्ट देखिए पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखे हैं। अमेरिका के देख लीजिए, एप्पल, टेस्ला, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ठीक। जर्मनी की देखिए, मर्सिडीज, तबाही मचा कर रखे हैं। हर सभी की तमन्ना है कि मर्सिडीज चलाएं, ठीक। जापान का क्या है? टोयोटा, सोनी, टोयोटा की गाड़ियां देखिए, ठीक। तो ये सब जो अर्थव्यवस्था में अगर इनका 50% से ज़्यादा योगदान है, तो उसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक अर्थव्यवस्था। टर्शरी में आता है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, और इसके एग्जाम्पल कौन है? शिक्षा, पर्यटन, टूरिज्म, ठीक, मेडिकल, चिकित्सा, ये सब क्या है? सर्विस सेक्टर। तो जब 50% से ज़्यादा योगदान इसका हो जाए, टर्शरी सेक्टर का, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं?
सेवा इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी, सेवा अर्थव्यवस्था या सर्विस इकोनॉमी। चौथा क्षेत्र कौन सा है? चौथा क्षेत्र वो है कि इसमें क्या है, एजुकेशन भी है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, खोज और विकास, अनुसंधान, ये सब। जब ये सब प्रमोट होने लगे तो उसको बोलते हैं क्या? चतुष्क अर्थव्यवस्था। ठीक, या ये कहिए, ये किसी भी देश की मानव संसाधन की गुणवत्ता को बताता है, क्वालिटी को बताता है। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा काम हो रहा होगा, R&D पर ज़्यादा पैसा जा रहा होगा। ठीक, क्वाइनरी क्या है? पंचम क्षेत्र क्या है? जो नीति निर्माण वाले लोग हैं, जैसे नौकरशाही, अरिस्टोक्रेसी, ये किस में आ रहे हैं? क्वाइनरी में। ये किसी भी देश में सबसे कम संख्या में होते हैं, लेकिन पूरे देश का भूगोल, इतिहास, सब कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं। 50-50, 100-100 साल तक का विजन इनके पास होता है कि आगे ये करना, आगे वो करना है, ये सारी चीजें। ठीक, अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की अगर ग्रोथ हो रही है, शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी? प्राइमरी से। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, फिर क्वार्टरनरी में और फिर क्वाइनरी में आएगा। लेकिन विकास का ये जो चरण है, ये एक तरीके से ऐसा मॉडल था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि कोई भी अर्थव्यवस्था इसी रूप में आगे बढ़ती है। लेकिन ऐसे कुछ अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो अर्थव्यवस्था के विकास का क्रम कहाँ से कहाँ रहता है? प्राइमरी से क्वाइनरी तक। प्राथमिक स्तर से उठ करके, प्राइमरी सेक्टर से उठ करके कहाँ तक जाएगा? पंचम स्तर तक। ऐसे ही चरण में आएगा। लेकिन दक्षिण एशियाई देश एंड भारत, दक्षिण एशियाई देश में कौन है? थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत। ये ऐसे अपवाद हैं कि यहां पर सीधे प्राइमरी से कहां चला गया? जंप मारा टर्शियरी में, सेकेंडरी स्तर आया ही नहीं। और जहां पर भी सेकेंडरी स्तर नहीं आएगा वहां पर औद्योगिकरण नहीं होगा। औद्योगिकरण नहीं होगा तो निवेश कभी भी उतना तगड़ा नहीं होगा, और जब निवेश अच्छा नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे। लोग जब रोजगार नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडस्ट्री अगर लगती तो उस इंडस्ट्री के हिसाब से क्या होती? एजुकेशन होती, और उसी इंडस्ट्री के हिसाब से लोगों में कौशल व्याप्त होता। तो कुशलता का अभाव रहेगा। कहाँ पर? जहाँ पर भी ये समस्या है। इसीलिए 2014 में क्या लाया गया? कौशल भारत मिशन, कि अभी तक सब लोग एक ब्राउन कलर की उसमें पत्ते में लपेट करके बीड़ी पी रहे थे। अब उस ब्राउन कलर के पत्ते को व्हाइट पेपर में रैप कर दिए तो क्या बन गई? सिगरेट। यही क्या है? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट और कुछ नहीं है, यही है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रोजगार की जो समस्या है, बेरोजगारी की जो समस्या है, वो क्या, किससे दूर होगी, तो उसका एक कारण ये है कि यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से सीधा अर्थव्यवस्था कहाँ गई? टर्शियरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर में कब गई? जब 1990 का LPG सुधार आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सर्विस सेक्टर इतना बूम किया कि अब मैक्सिमम योगदान कहाँ से आ रहा है? सर्विस सेक्टर से। इसी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था में नहीं आ रही है, सेवा अर्थव्यवस्था में आ रही है, सर्विस इकोनॉमी में आ रही है। भारत की गणना हमेशा सर्विस इकोनॉमी में हो रही है।
1990 के पहले कौन सा था? कृषि अर्थव्यवस्था थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो रोजगार अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अर्थव्यवस्था का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्थाएं भी उससे क्या होंगी? इम्प्रूव होंगी। जैसे जाति और धर्म जो अभी ज़्यादा इम्प्रूव, ज़्यादा जो है कभी कभार हावी होता है, तो अगर औद्योगिकरण लग जाएगा तो एक ऐसा मध्य वर्ग पैदा होगा जिसको ना जाति से मतलब है ना धर्म से मतलब। उसको अपने खाली घर से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, अपने पेट से मतलब है, अपने जीवन स्तर को सुधारने से मतलब है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से मतलब है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देने से मतलब रहेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका कारण क्या था कि इधर से इधर सीधे चले गए, बीच में नहीं आए? क्योंकि ना तो निवेश लायक माहौल मिला, ना पैसा मिला। ये सबसे बड़ा कारण था। इस इकोनॉमी में आने में क्या हो गया? वैसे माहौल मिल गया, एजुकेशन पॉलिसी चेंज की गई, इंग्लिश बोलने वाले फर्राटेदार मिल गए गली गली में, तो बीपीओ सेक्टर बढ़ने लगा। सॉफ्टवेयर पर इंडिया क्या है? पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। बहुत कम इस वेतन पर ही लोग क्या कर रहे हैं? इंग्लिश में काम करने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये वैसे जैसे माहौल दिए वैसे डेवलपमेंट हो गया। अगर यहाँ पर वैसा माहौल देते, वैसा पैसा खर्च करते, निवेश में क्या होता है? पैसे पूंजी जो है ज़्यादा लगती है उद्योग लगाने में। पहले क्या हो रहा था? आए दिन हड़ताल ही हो रही है। आप देख लीजिए, यहाँ पर दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी शासन जहाँ पर था, बंगाल में देख लीजिए, बंगाल की क्या हालत है। आप सभी जगह जहाँ पर पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, बेंगलोर देख लीजिए, चेन्नई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, वहाँ की मेट्रो में सफ़र कर लीजिए, कल कोलकाता की मेट्रो में सफ़र कर लीजिए, आप पाएंगे कि कोलकाता में वास्तव में गरीबी दिख रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मार्क्सवादी शासन था, समाजवाद, हर कोई यूनियन लीडर। आए दिन हड़ताल हो रही है, कोई इंडस्ट्री वहाँ पर लगाएगा? नहीं लगाएगा। देखिए सिंगूर में जो है वो लगा रहे थे टाटा अपना नैनो प्लांट, इसी हड़ताल की वजह से चले आए गुजरात, गुजरात में लगाए, नैनो प्रोडक्शन किए। तो ये सब क्या है? ये सब चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है कि हम कौन सा माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैसी हमारी अर्थव्यवस्था होगी। किस चीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं, वैसी ही अर्थव्यवस्था वो हो जाएगी। ठीक, अर्थव्यवस्था के प्रकार। एक है बाजार आधारित। इसका एग्जाम्पल कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार व्यवस्था, फ्री ट्रेड। दूसरा है गैर बाजार आधारित। वो है मार्केट बेस्ड और ये है नॉन मार्केट बेस्ड, या इसी को कहते हैं राज्य आधारित। और तीसरा है मिश्रित। मिश्रित में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उनका और इनका। चार चीजों को आप ध्यान रखिए बस, चार चीजें। पहला, उत्पादन के साधन पर किसका नियंत्रण है? तो अगर यहां की बात करेंगे तो किसका नियंत्रण होगा? निजी क्षेत्र का। अच्छा, निजी क्षेत्र का क्यों होगा वो जान लेते हैं। देखिए सोसाइटी में सारा कुछ डिमांड और सप्लाई पर चलता है। अगर मुझे इस मार्कर की जरूरत है तो कोई ऐसा होगा जो मार्कर बनाएगा, लेकिन वो क्या कहेगा कि अगर इनको मार्कर की जरूरत है तो हमें क्या करना है, हम पैसा लगा करके मार्कर बना रहे हैं तो हमें उसके बदले में क्या चाहिए? प्रॉफिट। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? लाभ। वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा मार्कर बनाकर हमें दे रहा है, वो अपने ऊपर एहसान कर रहा है कि हमें उसके बदले में क्या चाहिए? लाभ। तो उत्पादन के साधन पर किसका नियंत्रण है? निजी क्षेत्र डोमिनेट करेगा।
और यहां पर इस वाले व्यवस्था में कौन डोमिनेट करेगा? राज्य। इस पर सभी फैक्ट्री में किसका नियंत्रण है? राज्य। सारी पब्लिक सेक्टर कंपनी ही रहेंगी, वही उत्पादन करेंगी। जैसे आजकल नॉर्थ कोरिया है, जैसे पहले भारत था 1990 के पहले, हर क्षेत्र में गवर्नमेंट की इकाइयां थी, वही उत्पादन करती थी। स्वाभाविक सी बात है, ना तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगा, और गवर्नमेंट के पास क्या है? पैसा कम है उसके पास। वो नए, ना तो वो नई टेक्नोलॉजी के इच्छुक रहेंगे, और अगर इच्छुक रहेंगे भी तो उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो नए निवेश के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो राज्य है वो कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। यहाँ पर क्या है? निजी क्षेत्र हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करेगा। तो अगर इसको फायदा होगा तो ये और फायदा लेने के लिए और इंडस्ट्री लगाएगा। लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो उत्पादन के साधन पर यहाँ पर किसका अधिकार रहेगा? निजी क्षेत्र का। और यहाँ पर किसका रहेगा? राज्य का। लेकिन निगेटिव पॉइंट देखिए कि यहाँ पर सब कुछ प्रॉफिट पर ही है। जब सब कुछ प्रॉफिट पर ही है तो ये कभी भी गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे, और ये कल्याणकारी काम यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक, चलिए उत्पादन के साधन की बात हो गई। उत्पादन के साधन पर निजी क्षेत्र का अधिकार, राज्य का अधिकार। ठीक, निवेश यहां पर कौन करेगा? निजी क्षेत्र। किसके लिए? लाभ के लिए। और यहां पर कौन करेगा? राज्य। लेकिन राज्य के पास निवेश उतना नहीं होगा जितना कि निजी क्षेत्र के पास है। क्यों? क्योंकि राज्य को कल्याणकारी काम करने हैं, प्रॉफिट एक मिनिमम लेवल पर चाहिए। तो यहां पर क्या है? निवेश की जो मात्रा है वो यहां पर क्या हो जाएगी? गैर बाजार आधारित में कम हो जाएगी। सारा कंट्रोल, नियंत्रण यहां पर किसका होगा? बाजार का, मार्केट का। मार्केट बताएगा कि किसकी डिमांड है तो आपको किसको सप्लाई करना है, कितना करना है, ये सब कौन बताएगा? मार्केट। और यहां पर किसका नियंत्रण है? राज्य। कितना, क्या, किसके लिए, कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, ये कौन बताएगा? यहाँ पर बाजार। और यहाँ पर कौन बताएगा? राज्य। सब कुछ राज्य। यहाँ पर निवेश ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाभ के लिए काम हो रहा है। और जब निवेश ज़्यादा होगा तो नई नई टेक्नोलॉजी लाने की बात होगी, और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोगों को वैसे ही स्किल भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? कौशल को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि गरीबों के लिए नहीं, जिनके पास खरीदने की क्षमता नहीं है वो इस अर्थव्यवस्था में सबसे हाशिए पर चले जाएंगे। राज्य क्या गरीब वो कल्याणकारी कार्य करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर कल्याणकारी कार्य, ये पीछे रहेंगे क्योंकि उनके लिए ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। तो इन दोनों के लिए काम यहाँ पर होगा दूसरी वाली अर्थव्यवस्था में, गैर। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है? इन्होंने ये देखा, देखिए इसका जो बाजार आधारित की जो प्रमोटर था अर्थव्यवस्था का, वो था अमेरिका। पूंजीवाद की गोद में वो पैदा हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद। तो स्वाभाविक सी बात है, उनका क्या था कि जो चीज़ बिक सकती है बेचो। लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। और आज भी देखिए हथियार जो है बेच रहे हैं। इतने युद्ध हो रहे हैं, कहाँ से हथियार आ रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज ही दे रहे हैं। जिसके पास रोटी खाने को नहीं वो हथियार क्या बनाएगा? सीधी सी बात ये है। और बाद में क्या कहेंगे? मानवता के नाम पर लेक्चर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? सारा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, सारा कुछ कौन बताएगा? डिमांड एंड सप्लाई का खेल मार्केट बताएगी। किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की सप्लाई करनी है, कितनी करनी है, सब कौन बताएगा? मार्केट बताएगा। तो यहाँ पर ये देखा गया अमेरिका में कि सब लोग इन्हीं का मॉडल फॉलो कर रहे थे। लेकिन 1929 में क्या आ गई? आर्थिक मंदी, और वहाँ पर ये फेल कर गए। नहीं, सब लोग क्या है, होड़ लगी थी कि सब लोग अमेरिका मॉडल ही, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था ही फॉलो की करो, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो।
अब यहां पर क्या हुआ, 1929 के पहले 1917 में हो गई रूस की क्रांति, और इन्होंने क्या नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स और लेनिन, कार्ल मार्क्स ने विचार दिया और लेनिन ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया सक्सेसफुली। पहली क्रांति जिसने उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण कर दिया, राज्य का। क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पर देखा गया उन्होंने कि उत्पादन के साधन निजी क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों के हाथ में हैं, तो शोषण हो रहा बाकी लोगों का। तो यहां पर क्या किया गया, उस शोषण ना होने पाए, मतलब जो बुर्जुआ वर्ग था, जो थोड़ा बहुत जिसके पास निवेश की वो थी, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। और अब सबसे बड़ा शोषक कौन हो गया, राज्य, क्योंकि सब कुछ किसके हाथ में है, राज्य। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिसके पास जितनी क्षमता जितना कौशल उतना वो उन्नति करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपने कौशल के हिसाब से काम करो, उस हिसाब से आपको सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन किसके द्वारा मिलेंगी, राज्य के द्वारा। तो आप जब आपको बैठने खाने के लिए राज्य ही दे रहा है, तो आप अपना एफर्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो सारी क्या हो गई, क्रैश कर गई इकोनॉमी। और इसी का परिणाम था कि 1990 में आते आते उनका जो है क्या हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया। क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा था ही नहीं, सभी लोग राजा बने बैठे हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने को तैयार नहीं। तो जब पैसा नहीं रहेगा तो घर कब तक संगठित रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि घर का क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। यूएसएसआर का विघटन हो गया कई राज्यों में, कई राष्ट्रों में। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों की बात को तो ध्यान रखा गया, लेकिन यहाँ पर जो नॉन मार्केट बेस्ड है, यहाँ पर क्या हो गया कि राज्य सबसे बड़े शोषक वर्ग के रूप में उभरा। और कभी कभार इसको क्या बोलते हैं, राज्य निर्देशित या राज्य आधारित पूंजीवाद। एक नॉर्मल पूंजीवाद था जो कि डिमांड एंड सप्लाई पर काम कर रहा था, लेकिन ये किसके द्वारा है, राज्य निर्देशित या राज्य आधारित। ठीक, सबसे बड़ा शोषक अब कौन बन गया, राज्य। तो यहां भी फेल, पूंजीवाद भी, ये भी फेल। तो अब कौन सा आया, मिश्रित। मिश्रित में क्या कहा गया कि रूल एंड रेगुलेशन राज्य का रहेगा और बाकी कंपटीशन क्या रहेगा, बाकी प्रोडक्शन किसका रहेगा, निजी क्षेत्र का। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सब भारत ने क्या किया कि शुरुआत में समाजवाद समाजवाद चिल्लाए, लेकिन जब देख लिए दोनों का असर, तो इन्होंने क्या किया, ये भी फेल ये भी फेल, तो दोनों का मिश्रण लागू किया। मिश्रण लागू किया मतलब हैवी इंडस्ट्री जो भी है, जहाँ पर निवेश की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता है, वहाँ पर सरकार काम करेगी, और जहाँ पर निवेश की कम आवश्यकता है, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा निजी कंपनियों को छूट दे दिया गया। और आज देख लीजिए कि मोबाइल इतना सस्ता हो गया, कभी किसी ने सोचा था। 1990 और 2000 की बात जब मोबाइल शुरू हुआ, तो आप देखिए 16 रुपये 20 रुपये पर मिनट कॉल रेट लगती थी, और आज देख लीजिए 10 पैसे 20 पैसे पर मिनट। मंथली आप फ्री में मंथली रिचार्ज कर लीजिए, 24 आवर्स बात करते रहिए। ये सब क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिणाम है। सार्वजनिक और निजी प्रणाली का इस्तेमाल करके क्या किया गया, इतने हाईवे, इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं, ये सब क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का कमाल है। कहने का ये मतलब है, ना तो ये अच्छा है ना ये अच्छा है। ये जब फेल हुए तो क्या लाए, मार्शल प्लान, कि सार्वजनिक जो खर्च है उसको बढ़ाया जाए, लोगों की परचेजिंग पावर क्या की जाए, बढ़ाई जाए। और ये तो बर्बाद ही हो गए, 1990 में इनका विघटन ही हो गया। चीन ने जो है इनसे सीख ले ली कि जब इनका विघटन हो गया तो उन्होंने क्या किया, 1980 के दशक में ही डेंग जियाओपिंग, उन्होंने क्या किया, ओपन डोर पॉलिसी लगाई, और उसको क्या बोलते हैं, चीनी समाजवाद। आज देखिए वहाँ के हर एक घर में क्या है, एमएसएमई है, इंडस्ट्री है। क्यों, क्योंकि जो वो अच्छे से समझ गए थे कि पॉलिटी इज गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। अगर आपका पॉलिटिकल लीडर अच्छा है तो आपकी इकोनॉमी अपनी आप अच्छी होगी, क्योंकि ऐसी पॉलिसी लागू की जाएंगी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको फ़ायदा देंगी, प्रॉफिट देंगी।
तो ऐसे तो वो समाजवाद को साम्यवाद का नारा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने डोर्स ओपन कर दिए। ओपन डोर पॉलिसी 1980 के दशक में लागू हुई। और देखिए कहाँ चीन है, कहाँ नॉर्थ कोरिया, कहाँ रसिया, ये तीनों एक ही विचारधारा के हैं। नॉर्थ कोरिया को भी भड़काया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि जब आपने जो है ओपन डोर कर लिया तो हमें डोर ओपन करने में क्या दिक्कत है। कह रहे हैं नहीं, आप समाजवाद को आगे बढ़ाइए, लेकिन उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो ना तो ये अर्थव्यवस्था अच्छी, ना ये, दोनों का मिश्रित रूप। ठीक। और 2008 का जो सब प्राइम संकट आया, उसके बाद जो है चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है धीमी हुई, तब जो है वो भी अच्छी बात नहीं मानी जा रही थी। आज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परचेजिंग पावर कैपेसिटी में, क्रय शक्ति क्षमता में भारत के कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। पहले पर कौन है? यूएसए, फिर चीन, और फिर अब कौन है? भारत। और अगर विनिमय दर के आधार पर देखा जाए, डॉलर के एक्सचेंज उसमें, तो भारत कौन से स्थान पर है? चौथे या पांचवें नंबर पर। ये डाटा एक बार देख लीजिएगा, शायद चौथे नंबर पर है, चौथे या पांचवें नंबर पर। ठीक। इन सब चीज़ों को जरा आप ध्यान में रखिए। ये केवल और केवल ये बताती हैं कि उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है, निवेश कौन कर रहा है, प्रोत्साहन किसे मिल रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था के प्रकार हुए, इनको केवल समझना था। अब चलते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर हमें गणना करनी है तो उसके लिए राष्ट्रीय आय की गणना, तो उसके लिए हमारे पास चार टर्म्स हैं। एक होता है जीडीपी, ग्रॉस जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन। ठीक। ग्रॉस डोमेस्टिक सॉरी प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। ठीक। सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी के बाद लिखिएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और फिर आता है एनएनपी, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक। उन तीनों को नहीं बोलते। तो सबसे पहले हमें इसकी डिफिनीशन समझनी है, उसके बाद आ जाएंगे कि नेशनल इनकम इसको क्यों बोलते हैं। देखिए जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में निश्चित समय, एक पर्टिकुलर टाइम लिया जाएगा, सामान्यतः 1 वर्ष लिया जाता है, उत्पाद एवं सेवा का कुल अंतिम मूल्य। जैसे भारत है, तो 1 वर्ष जो इनका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उस 1 वर्ष में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, चाहे वो इंडस्ट्री के लेवल पर हो चाहे सर्विस सेक्टर पर हो, उत्पाद और सेवा दोनों का टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको क्या बोलते हैं? भारत का जीडीपी। उस अर्थव्यवस्था का जीडीपी बोला जाता है। अब इसमें दो दिक्कतें हैं। पहला, जो हमने प्रोडक्शन किया, क्या हम पूरा कंज्यूम कर लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विदेशी कंपनियां भी काम कर रही हैं। वो हो सकता है कि अपने देश में भेजें, भेज सकती कि नहीं भेज सकती। जो हम मशीनों का इस्तेमाल करके उत्पादन कर रहे हैं,
टाइम टू टाइम उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। आप एक पंखा भी लेकर के आए, उसको तुरंत एक दिन बाद बेचना चाहेंगे तो उतने में नहीं बिकेगा, कम हो जाएगा। एक साल बाद बेचना चाहेंगे तो और कम पर बिकेगा। तो जीडीपी क्या बताती है, किसी भी देश का क्वांटिटेटिव डाटा। इससे हम ये नहीं जान सकते कि वास्तव में ग्रोथ हो रही है और किन किन सेक्टरों की हो रही है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में एक ही सेक्टर ज़्यादा योगदान दे रहा हो सकता है सर्विस सेक्टर की वजह से जीडीपी बढ़ रही हो, उत्पादन पर ज़्यादा असर ना पड़ रहा हो। ठीक, तो जीडीपी में ये समस्या है कि ये क्या बनाती है, क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक, क्वालिटी कभी नहीं बताएगी। एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी में से जो डिप्रेसिएशन है, डिप्रेसिएशन का मतलब अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो मशीनों की जो वैल्यू है वो समय के साथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पंखा का हमने एग्जांपल दिया, तो जीडीपी में से डिप्रेसिएशन घटा देंगे। डिप्रेसिएशन को हिंदी में बोलेंगे घिसावट, वो घटा देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एनडीपी। अब समस्या ये है कि डिप्रिसिएशन कौन निर्धारित करता है, सरकार। भारत के उसमें कौन करता है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। अब समस्या ये है कि हर एक देश की सरकार अलग अलग डिप्रेसिएशन लागू करती है। उसके पीछे कारण जान लीजिए। उसके पीछे अगर कारण ये है कि अगर उनको किसी सेक्टर को बूम करना है तो डिप्रिसिएशन की रेट हाई कर देंगे। जैसे उनको ये करना है कि पंखे का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या कहेंगे कि पंखे का डिप्रिसिएशन रेट साल का 10% के बजाय 20% है। जैसे वो व्हीकल्स में करते हैं, देखिए ना, कहते हैं ना कि 10 साल पुरानी व्हीकल हो गई तो उसको स्क्रैप कर देना है, रोड पर नहीं चलेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, उस ऑटो इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूम मिल जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हर 10 साल बाद वो स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिप्रिसिएशन कौन निर्धारित कर रहा है, सरकार। और हर एक देश की सरकार क्या है, अपने अपने हिसाब से निर्धारित करती है। तो कभी भी ये नेशनल इनकम मेजर करने का या कंपेयर करने का वो जो है डाटा ये नहीं दे सकता, पैमाना कभी नहीं हो सकता ये क्या कंपेयर करने का, इकोनॉमीज को कंपेयर करने का पैमाना ये नहीं हो सकता। ये अगर हो सकता है तो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव ये नहीं बताएगा, वहाँ के लोगों की जीवन स्तर के बारे में नहीं बताएगा। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय। प्राप्त निवल आय, नेट, नेट लिखिएगा यहाँ पर। नेट का मतलब निकालेंगे ठीक वैसे ही जैसे आयात निर्यात, कि हमने इतना आयात किया और निर्यात इतना किया तो नेट हम देख रहे हैं, खाली आयात को या खाली निर्यात को नहीं देखेंगे। अब विदेशों से प्राप्त आय में 3 कैटेगरी यहाँ पर शामिल है। कौन कौन सी आय विदेशों से होती है, तो पहला है प्राइवेट रेमिटेंस। निजी प्रेषण। अब देखिए, विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, विदेशी नागरिक भारत में भी काम कर रहे हैं, और भारत के नागरिक विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो जैसे भारत के नागरिक खास करके खाड़ी देश और अमेरिका और यूरोपीय देशों से पैसा भेजते हैं, डॉलर या यूरो, कि वहाँ की कमाई हुई भारत भेज रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। तो बाहर से पैसा भारत के पास आ रहा है और भारत में जो लोग काम कर रहे हैं या विदेशी कंपनियां वो भारत के पैसे को बाहर भेज रही हैं। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, नेट प्राइवेट रेमिटेंस। और इस मामले में भारत का ये पॉजिटिव रहता है। पहले नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में भारत, लगभग 80 मिलियन डॉलर आते हैं भारत के पास। सेकंड पर है चीन और तीसरे पर है मेक्सिको, फिर चौथे पर है फिलीपींस। ठीक, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर चीन,
तीसरे पर मैक्सिको, चौथे पर फिलीपींस। ठीक, तो इसमें यह है पॉजिटिव पर। नेट देखना है, मतलब भारत के अंदर कितना आ रहा है और भारत से कितना जा रहा है उसका नेट, तो उसमें ये क्या है, पॉजिटिव। दूसरा, विदेशों से लिए गए ऋण पर ब्याज। अब भारत ने कहीं से लिया भी होगा ऋण और किसी को दिया भी होगा, तो ब्याज वसूल भी हो रहा हो, कर रहा होगा और ब्याज अदा भी कर रहा होगा, तो ये हमेशा नेट इसका निगेटिव आता है। नेट है, देख रहे हैं नीचे, ध्यान रखिएगा, नेट निवल। ठीक, और तीसरा, विदेशों से अंशदान। अंशदान वो होता है जिस पर नाम मात्र की ब्याज दर होती है या होती ही नहीं है, कि अभी हमें ज़रूरत है तो आप ले लो और हमें दे दो, और फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। अंशदान, जैसे यूएनडीपी से आ रहा है पैसा, संयुक्त राष्ट्र से आ रहा है, वर्ल्ड बैंक की किसी योजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। इसी तरह भारत भी योगदान देता है, संयुक्त राष्ट्र में योगदान देता है। किसी जैसे अफगानिस्तान में उन्होंने डेवलपमेंट किया, भारत ने $2 बिलियन दिए अफगानिस्तान को। अब अफगानिस्तान से आप क्या लेंगे, अफीम तो ले नहीं सकते। ठीक, और वहाँ पर अफीम और पठार ही हैं। ठीक है, एक बुद्ध की मूर्ति थी बामियान, उसको भी उन्होंने तोड़ डाला आतंकियों ने। ठीक है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव, नेट। अब इन सब का अगर टोटल किया जाए तो वो निगेटिव है। तो जीएनपी अगर कहा जाए कि जीडीपी से हमेशा कम है, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये जो नेट है वो कम है। इसी तरह ये जो पिछला वाला था कि एनडीपी जीडीपी से हमेशा क्या होगी, कम। क्योंकि डिप्रेसिएशन घटा दिया गया। अब देखिए, ये तो हो गई जीएनपी, और इसी जीएनपी में से अगर मैं डिप्रेसिएशन घटा दूं, घिसावट घटा दूं, तो मुझे मिल जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। क्योंकि यहां पर हमने क्या कर दिया, जो भी यहां से पैसा गया, वहां से आया, ये सब मिला करके सब कुछ कर दिया। ये सारा पैसा क्या है, हमारा। और इसी नेशनल इनकम को, ये जो नेशनल इनकम मिला, अगर मैं इसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दूं, जनसंख्या से डिवाइड कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डाटा प्रोवाइड करेगी कि भारत जिस तेजी से वृद्धि कर रहा है, उसके नागरिकों का उतनी ही तेजी से जीवन स्तर सुधर भी रहा है या नहीं, या केवल धन का केंद्रीकरण हो रहा है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में। कोई एक तबका ही सोसाइटी में ऊपर उठ रहा, बाकी तबका क्या है, भुखमरी की कगार पर है। ये सब कौन बताएगा, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। बात समझ में आ गई? ठीक, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, नेशनल इनकम किसे कहते हैं। तो ये सब आपको हिंदी अंग्रेजी जिसमें भी आपको समझ में आ रही हो वो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। अब देखिए, एक होता है लागत और दूसरा होता है मूल्य। अब लागत और मूल्य पर हम लोग जीडीपी और जीएनपी, ये जो चारों डाटा पढ़े हैं, इनकी गणना करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लीजिए। लागत दो टाइप की होती है, एक है फैक्टर, जिसको बोलते हैं कारक लागत, और दूसरी है हम्म, बाजार। बाजार कीमत पर देखिए, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। जैसे अगर मैं एक उद्यमी हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, और मैंने ये मार्कर बनाया, तो मैं क्या क्या इसमें जोड़ूंगा इसकी लागत में।
हमने ज़मीन ली होगी, उस ज़मीन के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया तो वो इन्वेस्टमेंट, फिर मशीनरी लाए होंगे उसके लिए इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कहीं से कर्ज लिया होगा ये काम करने के लिए तो उसका ब्याज, और फिर जो आदमी काम करेगा उसका भी, इसका मेहनताना मजदूरी, ये सब जोड़ करके और फिर हम बताएंगे कि इसकी प्राइस 3 रुपए है। तो ये क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब मैं इसको बेचने निकलूंगा तो सरकार इस पर क्या लगाएगी, एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क लगाएगा सरकार। और उत्पाद शुल्क क्या है, अप्रत्यक्ष कर। तो ये जो 3 रुपए आए, मतलब उत्पादक के अनुसार जो लागत आई उसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत। लेकिन अगर इसमें मैं फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा तो ये क्या बताएगा बताएगा कि ये मार्केट में जब बिकेगा तो 3 रुपए में नहीं बिकेगा, इस पर टैक्स भी लगेगा, तो 5 रुपए हो जाएगी कीमत। तो ये जो 5 रुपए है ये बाजार कीमत है, और 3 रुपए क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। तो बाजार कीमत और फैक्टर कॉस्ट पर, मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट पर अंतर क्या है कि मार्केट में, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं तो मुझे मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो जो एमआरपी आप लिख रहे हैं ये क्या है, बाजार कीमत पर है। बात समझ में आ गई। चलिए, मूल्य, मूल्य है प्राइस। ये दो चीजों पर, इस मूल्य पर भी जो है दो क्राइटेरिया है। एक तो है फिक्स, जिसे आप कहते हैं आधार वर्ष, और दूसरा है चालू वर्ष। जैसे जैसे अगर मैं इस मार्कर की कीमत 2011-12 आधार वर्ष पर निकालूं तो मतलब मैंने महंगाई को फिक्स रखा है। महंगाई, हमने ये नहीं समझ रहे हैं कि महंगाई घट रही या बढ़ रही है। तो इसकी कीमत अगर 2011-12 में 2 रुपए होगी तो आज के केस में ये 2 रुपए नहीं होगी, 4 रुपए होगी। तो इनमें और इनमें अंतर किस बात का है, मुद्रास्फीति का, महंगाई का। अगर करंट डेट में निकालेंगे तो चालू, और अगर आधार वर्ष में निकालेंगे तो महंगाई को हम नेग्लेक्ट मानते हैं, या महंगाई मानते हैं कि जो उस समय थी वही आज भी है। तो चालू वर्ष में करंट उसमें प्राइस वो क्या है, फिक्स प्राइस प्लस मुद्रास्फीति, महंगाई। और यही आपको क्या बताएगा, एमआरपी। ये सॉरी, ये बाजार कीमत पर लागत नहीं होगा, ये प्राइस होगा, मूल्य होगा। ठीक। तो जीडीपी की गणना अलग अलग कॉस्ट पर होगी, कभी फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे, कभी मार्केट पर निकालेंगे, कभी फिक्स आधार वर्ष में निकालेंगे, कभी चालू वर्ष में निकालेंगे। स्वाभाविक सी बात है, अगर जीडीपी की गणना चालू वर्ष में करेंगे तो हमेशा जीडीपी ज़्यादा आएगी। अगर फिक्स प्राइस पर करेंगे, फिक्स प्राइस पर आधार वर्ष में करेंगे तो कम रहेगी। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि जीडीपी 2011-12 के कंपैरिजन में इतनी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि हमने महंगाई को नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन अगर महंगाई के कंपैरिजन में देखें तो जीडीपी हमेशा क्या आएगी, कम। आपने जीडीपी बढ़ाई तो महंगाई भी तो बढ़ी है उतना। ठीक है। इसको ऐसे भी सोचिए कि आज अगर इस मार्कर को खरीदने के लिए 4 रुपए हैं, इसका प्राइस 4 रुपए प्राइस है, तो आप आज मैं इसको नहीं खरीद रहा हूँ, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ 4 रुपए 4 रुपए। और जब मेरे पास 2 साल बाद 4 रुपए इकट्ठा हुए, फिर मैंने कहा कि मार्कर दे दो, तो वो कहेगा कि अब 4 का नहीं है, अब ये 5 रुपए का हो गया। तो क्या ये जो 4 रुपए हैं ये हमने आधार वर्ष के हिसाब से जोड़ा है, लेकिन जब हम महंगाई उसमें जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए एक आयोग बना था,
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 2006 में शायद इसकी स्थापना हुई थी। इन्होंने कहा था कि हर 5 साल में आधार वर्ष चेंज कर दीजिए। तो 2015 में भारत सरकार का जो विभाग है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी जो कार्यालय है, उसने क्या किया, आधार वर्ष 2004-5 था पहले, अब क्या कर दिया 2011-12। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो हमने बताया था उसमें बताया था कि 2015 में चेंज हुआ। ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा क्लियर होनी चाहिए। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, अगर मैं बाजार मूल्य पर या बाजार लागत पर, लिखिए, GDP निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कारक लागत पर GDP, जो हमारा फैक्टर है, उसके बाद उसमें हम क्या जोड़ देंगे, उत्पादन कर, कर जोड़ दिए, उसके बाद सरकार क्या देगी, सब्सिडी भी दे देगी, तो उसके बाद सब्सिडी घटा दीजिए, तब हमें बाजार मूल्य पर मिल जाएगा। ये फार्मूला जरा याद रखिएगा। इसी का उल्टा कर दीजिए, अगर कारक लागत पर निकालना है तो उत्पाद घटा दीजिए और सब्सिडी जोड़ दीजिए। ठीक है। वही चीज़ 5 रुपए 4 रुपए वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं बाजार मूल्य पर निकालूंगा तो कारक मूल्य से हमेशा ज़्यादा आएगा मूल्य। क्यों? क्योंकि सब्सिडी कम मिलती है और उत्पाद कर ज़्यादा होता है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।